अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ी बहुत प्रोस्टेट की एनाटमी बताई थी। अब हम लोग जो है वो प्रोस्टेट का जो डिसऑर्डर है यानी जो बेसिकली पहले स्टार्ट होता है दैट इज़ बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। अब ये एक बिनाइन कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट के अंदर हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब होता है कि उसका जो टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाता है और उसके ओवर ग्रो से आपको बताया यहाँ यूरीथ्रा होता है, तो यूरीथ्रा मैकेनिकली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा जिससे यूरिन रिटेंशन होगी और बहुत सारे मसले होंगे। क्या क्या मसले होंगे उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। जब बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में कहता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी एक बिनाइन कंडीशन है जो तकरीबन जब मेल्स जो हैं वो 60 से ऊपर जाते हैं तो हाफ के अंदर जो है वो ये बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया यानी फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में 60 से ऊपर 100 मर्द हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 50 के अंदर ये BBH हमें मिल जाएगा। और इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं अच्छे खासे लोगों को मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। ठीक है, अगर BBH को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये इसमें आगे टेंडेंसी होती है कि ये कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बेटे यहाँ पे टियोलॉजी की बात कर लेते हैं। टियोलॉजी आप लोगों को पता ही होगी कि बेसिकली होता क्या है। होता ये है कि हमारा जो है वो एक अंदर हाइपोथैलेमस है, पता नहीं एक होता है या दो होते हैं, इतनी नलायकों में भी। एक आपका जो है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से आता है ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन के लिए स्टिमुलस जो है वो हाइपोथैलेमस से आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे जो गोनेडोट्रॉप्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट करता है तो यहाँ से रिलीज़ होता है मेल्स में LH। ठीक है, ये LH बेटे एक्ट करता है जाके जो टेस्टीज के अंदर मौजूद हैं मेल के अंदर लेजिंग सेल्स उनके अंदर से फिर प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन ट्रेवल करके जाता है फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द प्रोस्टेट तो प्रोस्टेट के पास। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो प्रोस्टेट में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं 5-डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। जब ये इसके ऊपर एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, सॉरी हाँ एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं 5-अल्फा रिडक्टेज। सॉरी क्या कहते हैं? 5-अल्फा रिडक्टेज। तो ये कन्वर्ट हो जाता है 5-डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में और ये 5-हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोस्टेट के टिश्यूज़ के ऊपर क्या करता है? एक्ट करता है और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो इफ़ किसी भी तरीके से ये वाला पाथवे जो है वो ओवर एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल ये पाथवे मौजूद है तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया होगा। तो यहाँ से ना आपको ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी समझ आती हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटी मेडिकल ही होती है कि हम 5-अल्फा रिडक्टेज एंटेगनिस्ट देते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर हम DHT रिसेप्टर एंटेगनिस्ट देते हैं कि अगर ये बन भी जाए तो ये रिसेप्टर्स पे ना लगे और इसको स्टिमुलेट ना करे। ये चीज़ आप आगे भी देखेंगे। ठीक है, सो जब ये DHT यहाँ पे ज़्यादा होगा वो ग्रोथ कराएगा और हेंस एनलार्जमेंट करा देगा। जो BBH है उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम और स्ट्रोमा दोनों ही इफेक्ट हो रहे होते हैं। और अगर मैं आप लोगों से जोन पूछूं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हुई हूँ तो कौन सा जोन होता है? ट्रांजिशनल जोन, जहाँ से BBH अराइज होता है। और अगर मैं लोब पूछूं तो कौन सी लोब थी? मीडियन लोब थी। ठीक है, ये इटियोलॉजी आपने याद रखनी है। अब दूसरी बात है कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं या वो किन कंपोनेंट्स की वजह से क्या सिम्टम्स आने हैं, तो वो भी बहुत आसान सी बात है बेटे कि BBH के दो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं, एक तो ज़ाहिर है मैकेनिकल कंपोनेंट है। मैकेनिकल कंपोनेंट से क्या होगा कि यूरीथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूरिनरी रिटेंशन होगी। और दूसरा हमारे पास डायनामिक कंपोनेंट है। डायनामिक कंपोनेंट में भी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और उससे अल्टीमेटली होनी यूरिनरी सिम्टम्स ही आने हैं। ठीक है, तो कहता है कि मैकेनिकल जो कंपोनेंट है वो बेसिकली प्रोस्टेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और इसमें होता ये है कि प्रोस्टेट जब बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो रहा है तो आपको पता है बीच में यूरीथ्रा है तो इनलार्जमेंट से यूरीथ्रा की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी टू द ब्लडर आउटफ्लो। ठीक है, सो इसमें प्रोस्टेट इन्वॉल्व है और उससे फिर यूरीथ्रा की क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो उस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हमारे पास लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स को लुट्स कहते हैं तो वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या सिम्टम्स आएंगे अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, और जो डायनामिक कंपोनेंट है इसमें भी बेसिकली यही होता है कि प्रोस्टेट के अंदर जो स्मूथ मसल है वो स्मूथ मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रोस्टेट के अंदर और ब्लडर की नेक के अंदर, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लडर की नेक है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आउटफ्लो के लिए रेजिस्टेंस ऑफर होगी ना। तो स्मूथ मसल्स in the
ब्लैडर, नेक एंड इन द प्रोस्टेट ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आउटफ्लो है उसके लिए क्या होती है, रेजिस्टेंस का सामना होता है, जिससे यूरिन जो है वो ज़ाहिर फ्लो नहीं कर सकेगा। तो ये एक कंडीशन क्रिएट होगी, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स किस तरह से आए हैं। अगर आपने गायनी पढ़ी हो, वहाँ पे फीमेल के अंदर जब ये आते थे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फीमेल के अंदर आती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह या इस तरह के सिम्टम आफ्टर ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी वगैरह, ठीक है। ये नहीं समझना कि इसके अंदर BBH होता है। अच्छा, अब सिम्टम्स में बेटे आपने याद रखना है कि हम इसको 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं नंबर 1 ये होगा कि पेशेंट को इरिटेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, और नंबर 2 ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होंगे। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो आउटफ्लो में क्या क्या मसले क्रिएट होंगे, ठीक है। अब जो इरिटेटिव सिम्टम्स हैं, अगर पहले हम उनको पढ़ना चाहें तो इरिटेटिव सिम्टम्स में होता क्या है, वो कहते हैं जब आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है और यूरिन को फ्लो करने नहीं देता, तो जो ऊपर डेट्रोजल मसल्स है ना ब्लैडर में, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोस्टेट यहाँ से इनलार्ज है और ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर ब्लैडर भी तो है और ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो रहा है, तो इसके जो डेट्रोजल मसल्स हैं वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकें और यूरिन यहाँ से पास हो सके, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए वो क्या करेंगे, बहुत पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो बहुत पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन टाइम जो आपका ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा। ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से फिर बहुत सारे इरिटेटिव सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या इरिटेटिव सिम्टम्स बेटे प्रोड्यूस होते हैं? नंबर 1 जो पेशेंट है उसको डिसयूरिया का सामना होगा, यानी यूरिन तो पास करता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, पेनफुल मिक्चुरेशन होती है। नंबर 2 ये कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करने की वजह से आपका जो ब्लैडर है उसकी जो मेंटेनेंस कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो ओवर एक्ट करता है। थोड़ा सा भी यूरिन उसमें आता है तो फ़ौरन जो है वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है और वो थोड़ा थोड़ा यूरिन वो वक्फे से पास करता रहेगा, जिससे ये होगा कि ओवरऑल पेशेंट की जो यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि नॉक्चूरिया भी होगा, यानी रात के टाइम जो है उसको उठना पड़ेगा फॉर यूरिनेशन, सोए इसको बहुत सख्त जो है वो यूरिन की अर्ज होगी और उठ के उसको जाना पड़ेगा। साथ ही फिर अर्जेंसी भी हो जाएगी, क्योंकि आपका ब्लैडर ओवर एक्ट कर रहा है तो वो इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे ही उसको मिक्चुरेशन का रिफ्लेक्स आता है, अर्जेंसी होती है, अर्ज होती है कि वो इमीडिएटली यूरिन पास करे, अदरवाइज फिर वो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, ठीक है, यूरिन लीकेज होता है। और वही बात है कि फिर क्या भी हो जाएगी, इनकॉन्टिनेंस। अब ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इरिटेटिव सिम्टम्स हैं, यानी बार बार पेशाब आता है, बहुत तेज़ आता है, कंट्रोल नहीं होता, सोए हुए उठ जाती हूँ और फिर पेशाब के साथ दर्द होता है। दिस इरिटेटिव सिम्टम्स ना, ये चीज़ें पेशेंट को क्या करती हैं, इरिटेट, यानी यूरिन तो पास हो रहा है लेकिन ये चीज़ें उसके लिए इरिटेशन का बाइस बन रही हैं। नंबर 2 फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में क्या होगा कि यूरिन पास ही नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे ऑब्स्ट्रक्शन है और यूरिनरी रिटेंशन शुरू हो जाएगी, तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होंगे ना। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में बेटे क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? नंबर 1 वो कह रहा है कि जो स्टीम है यूरिन की वो बड़ी पुअर सी स्ट्रीम होती है, यानी यूरिन आउटफ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, या फिर हम अगर कहें कि उसका कैलिबर, मैं इसको किस तरह से समझाऊँ, जो स्ट्रीम का कैलिबर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंप्लेन जो है वो हेसिटेंसी होती है, हेसिटेंसी में ये होता है कि वो बहुत देर जाके वॉशरूम में बैठ जाता है और कहता है उसको यूरिन भी आया हुआ है, पास करना चाह रहा है, लेकिन वो पास होता नहीं है, ठीक है। उसको वेट करना पड़ता है काफ़ी टाइम यूरिनेशन को स्टार्ट होने के लिए। उसके अलावा इंटरमिटेंट स्टीम होती है। इंटरमिटेंट स्टीम का ये मतलब होता है कि यूरिन थोड़ा सा आएगा, फिर ख़त्म, फिर थोड़ा सा निकलेगा, फिर ख़त्म, फिर निकलेगा, फिर ख़त्म, यानी यूरिनेशन होती है, स्टॉप होती है, स्टॉप। ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके अलावा इनकम्प्लीट इम्पटिंग का मतलब ये है कि वो यूरिन कर लेगा लेकिन उसको लगेगा कि अभी भी यूरिन जो है वो रिटेन हुआ हुआ है, ठीक है। उसका मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है कि यूरिन स्टिल जो है वो ब्लैडर के अंदर मौजूद है। उसके बाद पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग होती रहती है, वॉशरूम से उठ के आ जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ कतरे जो हैं वो पास होते रहेंगे, ड्रिबलिंग होती रहेगी, और जाहिर सी बात है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा स्वेयर हुई तो यूरिन की रिटेंशन भी होगी। सो ये 2 तरह के सिम्टम्स जो हैं वो हमारे पास हो सकते हैं। नाउ पेशेंट इस तरह की कंप्लेन के साथ आ जाए तो हमने BBH को डायग्नोज किस तरह से करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री की बेस के ऊपर हम एक स्कोर मॉनिटर करते हैं जिसको कहते हैं IPSS स्कोरिंग, ठीक है। अब इस IPSS स्कोरिंग आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बस आपको पता होना चाहिए कि हम पूछते हैं कि इनकम्प्लीट यूरिनेशन कितनी दफ़ा हुई, या फ्रिक्वेंसी कितनी थी, इंटरमिटेंसी कितनी थी, अर्जेंसी कैसे थी, वीक स्टीम थी या नहीं थी, स्ट्रेनिंग जोर लगाना पड़ा या नहीं, और नॉक्चूरिया है या नहीं, ठीक है। फिर इस स्कोर
स्कोर को नंबर देते हैं। अगर कहता है कि ओवरऑल स्कोर 0 से 7 के बीच हो तो फिर हम कहते हैं अभी सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड है। अगर ये स्कोर जो है वो 8 से 19 तक हो तो फिर हम कहते हैं सिम्टम मॉडरेट हैं। लेकिन अगर ये 20 से 35 तक जाए तो सुवेयर सिम्टम्स हैं और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद बेटे हम लोगों ने इस पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी होती है। एग्जामिनेशन में हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करते हैं और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम उसका ब्लडर जो है उसको पैल्पेट करके देखते हैं। अगर ब्लडर जो है डिस्टेंडेड हुआ तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक रिटेंशन वगैरह यूरिन की चल रही है। और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में फिंगर जो है वो पास होती है और उससे प्रोस्टेट जो है उसको देखा जा रहा होता है। तो BBH में आपने याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड हार्ड होता है, नोड्यूलर होता है, वो मीडियन सर्कस को ऑब्लिटरेट कर चुका होता है। हालांकि कैंसर में ऐसा नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्सिनोमा और BBH को डिफ्रेंशिएट करें और DRE फाइंडिंग्स बताएं। तो DRE पे जो प्रोस्टेट है वो हार्ड होगा, नोड्यूलर होगा, मीडियन सर्कस को ट्रीट किया हुआ होता है और म्यूकोजा जो है वो इसका फिक्स्ड होता है। ठीक है, जबकि कैंसर में बताऊंगी ये सारी चीज़ें नहीं होती। साथ में जो तीसरी एग्जामिनेशन आपने करनी है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है टू रूल आउट एनी न्यूरोलॉजिकल कॉज ऑफ पेनफुल मिक्चुरेशन या इस तरह से। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट जो टेस्ट हम लोगों ने करना होता है वो हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम उसका यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये सारी चीज़ें और क्रिएटिनिन देख रहे होते हैं। फिर हम साथ में यूरिन टेस्ट कर लेंगे। यूरिन के अंदर हम देखेंगे कि यूरिन में कोई RBCs तो नहीं आ रहे, कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा, ग्लूकोज तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर शुगर हो, डायबिटीज़ हो तो उसमें भी आपकी फ्रिक्वेंसी और अर्जेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देन बेटे फिर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड बेस्ट मोडालिटी है, इससे हमें प्रोस्टेट का साइज़ पता चल जाएगा, ब्लडर के अंदर अगर यूरिनरी रिटेंशन है तो वो पता चल जाएगी, और कितना वॉल्यूम है, क्या है, ये सब चला जाएगा। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 नैनोग्राम से कम होनी चाहिए। अगर 10 तक आ जाए तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, लेकिन 20 से ऊपर आए तो फिर ये बड़ी सस्पिशियस है कि इस पेशेंट को PBH है। इसको कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वैसे भी आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो अपने पेरेंट्स की, फादर की 40 के बाद आपको PSA लेवल्स करा लेने चाहिए हैं। और लास्टली बेटे जो टेस्ट हम लोग करते हैं उसमें हमारे पास होती है यूरोडायनामिक टेस्टिंग। यूरोडायनामिक टेस्टिंग में बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैडर को जो है वो फिल कराते हैं, उसका प्रेशर फिर हम मेजर कर रहे होते हैं। जब ब्लैडर पूरा फिल हो चुका होगा, फिर जब एम्प्टी हो रहा होगा तो ये प्रेशर हमने मेजर करना होता है कि कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है और जो यूरिन पास हो रहा है उसका जो फ्लो रेट है वो कितना है। ठीक है, सो यूरोडायनामिक टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं, जो यूरिन है उसका फ्लो रेट और जो प्रेशर जनरेट होगा इनटू द ब्लैडर। वो नॉर्मली वो कह रहे हैं कि इसका जो फ्लो रेट है वो तकरीबन 20 मिलीलीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और जो वॉइडिंग के दौरान प्रेशर है वो 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन मैन और 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वुमेन होना चाहिए। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो फ्लो डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है वो 60 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और लास्टली हम सिस्टोयूरीथ्रोस्कोपी करते हैं। सिस्टोयूरीथ्रोस्कोपी का मतलब होता है कि हम लोग उसको विजुअली, सिस्टोयूरीथ्रोस्कोपी, इसमें हम विजुअली इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं यूरीथ्रा को, प्रोस्टेट को, ब्लैडर को। सो दिस इज दैट, ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन है जो BBH के लिए करनी है। ये थोड़ी ज़्यादा इसलिए बता दी है, एक तो अपनी गायनी में भी देख लेंगे और वैसे आसान है, आगे रिवाइज होती रहेंगी। हिस्ट्री ले ली, डिजिटल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल DRE और न्यूरोलॉजिकल है, ब्लड CP है, यूरिन है, अल्ट्रासाउंड है, PSA है, यूरोडायनामिक टेस्टिंग है और सिस्टोयूरीथ्रोस्कोपी है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका ट्रीटमेंट एंड देन कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत आसान है बेटे, आपने अल्फा ब्लॉकर देने होते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर या रिसेप्टर ब्लॉकर, और सर्जिकली जो है वो हम TURP करते हैं या हम TVP करते हैं। ठीक है।